फ्रेंड्स, हम विद्युत जालों से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन कर रहे थे। हमने अभी तक अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, इन तीनों प्रमेयों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। पारस्परिकता प्रमेय का कथन है कि द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल में जिसमें दो या दो से अधिक लूप उपस्थित हों के किसी एक लूप या पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा यदि किसी दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित होती है तो उसी विद्युत स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर प्रथम पास में धारा वही मान की धारा I ही उत्पन्न होगी। अर्थात इस प्रमेय का कथन है कि द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखीय जाल के किसी एक लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा जाल के किसी दूसरे लूप में यदि I मान की धारा प्रवाहित होती है तो उसी विद्युत स्रोत को दूसरे पास में लगाने पर प्रथम पास में वही मान की धारा I ही उत्पन्न होगी। इस प्रमेय को हम निम्न प्रकार से व्युत्पन्न करेंगे, सत्यापित करेंगे। इसके लिए पारस्परिकता प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक विद्युत जाल लेते हैं। पारस्परिकता प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक जाल लेते हैं जिसमें दो पास हैं, पास 1 और पास 2। पास 1 में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत E जुड़ा हुआ है तथा जिसमें एक Z1 प्रतिबाधा है। पास 2 में Z2 प्रतिबाधा जुड़ी हुई है तथा Z3 जो प्रतिबाधा है वो पास 1 व पास 2 में कॉमन है। पास 1 में I1 मान की धारा दक्षिणावर्त दिशा में तथा पास 2 में I2 मान की धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले हम विद्युत वाहक बल के स्रोत लूप 1 में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोत E द्वारा परिपथ के विद्युत जाल के लूप 2 में प्रवाहित धारा I2 का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सिंपल किरचॉफ के नियमों का पालन करेंगे। तो लूप या पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। हम यहाँ दक्षिणावर्त दिशा से प्रारंभ करेंगे और विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्रारंभ करेंगे। तो E विद्युत वाहक बल का स्रोत माइनस से प्लस धनात्मक E होगा, माइनस से प्लस कुल परिवर्तन E धनात्मक होगा। E माइनस I1 मान की धारा, चूँकि I1 मान की धारा Z1 से प्रवाहित हो रही है अर्थात वोल्ट अपतन कितना होगा, माइनस I1 Z1। इसी प्रकार Z3 प्रतिबाधा से जो प्रवाहित धारा है वो I1 मान की भी धारा है। Z3 से I1 मान की धारा प्रवाहित होगी तथा I2 मान की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है अर्थात कुल धारा क्या होगी, I1 माइनस I2। अगर हम इस वाली दिशा में लें तो धारा क्या होगी, Z3 में से प्रवाहित I1 माइनस I2 होने के कारण कुल जो Z3 के सिरों पर कुल जो विभवांतर है विभव है ये होगा माइनस Z3 I1 माइनस I2।
अतः किरचॉफ के नियम से किसी बंद या पास लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात किरचॉफ के वोल्टा नियम से हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। इसे हम रीअरेंज करेंगे तो इसको हमने एक समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब पास 2 में हम किरचॉफ का वोल्टा नियम, अब हम पास 2 के लिए किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। यहाँ Z3 से स्टार्ट करते हैं। Z3 से Z3 व Z2 में I2 मान की धारा प्रवाहित हो रही है। I2 धारा प्रवाहित होने के कारण Z2 व Z3 पर जो वोल्टा पतन होगा Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाइड विद I2 इतना होगा तथा इस दिशा में यह है जो विभव का मान है ऋणात्मक होगा, माइनस साइन लगा देंगे। लेकिन जो I1 मान की धारा Z3 से I1 मान की भी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण जो विभव पतन होगा I1 Z3 होगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होने के कारण इसको धनात्मक लेंगे। अर्थात कुल वोल्टा पतन क्या होगा? ये होगा। और किरचॉफ के वोल्टा नियम से किसी पास में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात किरचॉफ के वोल्टा नियम से हमें यह समीकरण मिलता है। किरचॉफ के वोल्टा नियम से हमें समीकरण 1 व 2 प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम सामान्य तरीके से जो मैथमेटिक्स में जो हम समीकरण सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे और धारा I2 के मान के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज है I2 मान की धारा प्राप्त करना। ई वोल्टा स्रोत के कारण लूप 1 में उपस्थित वोल्टा स्रोत ई के कारण लूप 2 में प्रवाहित धारा I2 का मान ज्ञात करना। इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करके हम धारा का मान I2 निकाल लेंगे। यहाँ पर धारा I2 का मान हमें यह समीकरण 3 के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम विद्युत वाहक बल के स्रोत E को लूप 2 में लगा देंगे। लूप 2 में लगाने पर यदि लूप 1 में प्रवाहित धारा क्या है? I1 डैश है। विद्युत वाहक बल के स्रोत को लूप 2 में लगाने पर यदि लूप 1 में प्रवाहित धारा I डैश है तो I1 डैश का मान हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने विद्युत वाहक बल के स्रोत को यहाँ से लूप 1 से हटाकर यहाँ पर लूप 2 में लगा दिया है। लूप 2 में लगाने पर यदि पास 2 में क्या है? पास 2 में I2 डैश मान की धारा प्रवाहित हो रही है तथा पास 1 में I1 डैश की धारा प्रवाहित हो रही है। तो किरचॉफ के वही वोल्टा नियम से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो लूप 1 में हम किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने पर चूँकि I1 डैश की मान की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, I1 डैश की मान की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वामावर्त दिशा में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। Z1 व Z3 में सेम I1 डैश मान की प्रवाहित धारा हो रही है, I1 डैश मान की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण जो वोल्टा पतन होगा -Z1 प्लस Z3 I1 डैश होगा तथा Z3 में से I2 डैश की मान की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। चूँकि दोनों धाराएं I1 डैश और I2 डैश दोनों विपरीत हैं, अतः वोल्टा पतन क्या होगा? यहाँ पर धनात्मक होगा, Z3 I2 डैश होगा Z3 पर। तो इसके कारण हमें कुल जो किरचॉफ के वोल्टा नियम से जो समीकरण हमें क्या प्राप्त होगी? समीकरण 4 प्राप्त होगी। इसी प्रकार लूप 2 में हम किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से वामावर्त दिशा में विद्युत वाहक बल के स्रोत से स्टार्ट करेंगे। तो E माइनस लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टा नियम से E माइनस Z2 और Z3 में I2 डैश मान की धारा के कारण जो वोल्टा पतन होगा वो होगा -Z2 प्लस Z3 I2 डैश। ये धारा I2 डैश है तथा
I1 डैश के मान की धारा Z3 में से इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इसके कारण वोल्ट अपतन क्या होगा, धनात्मक होगा, जो कि Z3 I1 डैश होगा। I1 डैश धारा के कारण Z3 के सिरों पर उत्पन्न विभव क्या होगा, Z3 I डैश धनात्मक होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। इस तरीके से कुल वोल्टताओं का बीजीय योग क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से किरचॉफ का हम लूप 1 में किरचॉफ का वोल्टा नियम लूप 1 में लगाने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है। किरचॉफ का वोल्टा नियम लूप 2 में लगाने पर हमें समीकरण 5 प्राप्त होती है। दोनों में धारा I1 डैश तथा I2 डैश क्या है, अज्ञात चर हैं। सिंपल हम मैथमेटिक्स प्रोसेस से जो समीकरणों को हल करने की विधि है उनसे हल करेंगे और I1 डैश मान की धारा का मान हमें यह प्राप्त होगा। I1 डैश मान की धारा हमें क्या होगी, ये प्राप्त होगी समीकरणों को हल करने के पश्चात। चूँकि हम देखते हैं कि समीकरण 3 क्या है, लूप 1 में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोत E के कारण लूप 1 में उपस्थित विद्युत वाहक बल के स्रोत E के कारण लूप 2 में प्रवाहित धारा क्या है, I2, जिसका मान क्या है, समीकरण 3 के द्वारा हमें मिलता है। इसी प्रकार हम विद्युत वाहक बल के स्रोत E को लूप 2 में लगाने पर यदि लूप 1 में प्रवाहित धारा क्या है, I1 डैश है, तो I1 डैश का मान हमें समीकरण 6 से प्राप्त होता है। समीकरण 3 और 6 का कंपैरिजन करने पर हमें देखते हैं कि समीकरण 3 और 6 का कंपैरिजन करने पर देखते हैं कि I2 जो मान की धारा है, I2 मान की धारा है वो I1 डैश के बराबर है। I2 मान की धारा I1 डैश के बराबर है, अतः हमारी पारस्परिकता प्रमेय सत्यापित होती है।